जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया, लास्ट दो क्लासेस में जो हमने सीखा वो क्या था, उसका निचोड़ क्या निकला कि हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखा बिफोर वर्किंग कैपिटल, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने सीखा आफ्टर वर्किंग कैपिटल। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर उसमें से हमने टैक्स माइनस करा तो हमारा CFOA यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। भैया, लास्ट क्लासेस में मैं चिंता करने वाला नहीं हूँ। मैंने अच्छे से करा दिया था, मैंने आपके संग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आई होप कि आपकी साइड से भी हो चुका हो। भैया, इस होप को ना बदलना आप ही का है कि इस होप को आप सच्चाई में लेके आओ। आज जो हम करेंगे दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट, CFIA, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और उसके बाद हम करेंगे CFFA यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये दो हमें आज की क्लास में निपटाने हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले एक काम करिए, अगर आप लोगों ने इस वाले ग्राफ को नहीं उतारा हुआ, इस वाले ग्राफ को नहीं उतारा हुआ, तो प्लीज इस वाली फिगर को आप सबसे पहले उतारिए। इस वाली फिगर को सबसे पहले उतारिए जल्दी से। आप पॉज करके उतारेंगे, ये मेरा मानना है। और इसके बाद आपको मैं सिखाने वाला हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। भैया, यहां पर जो लिखा हुआ है वो बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है। मैंने मैंने एक एक लाइन में ना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को डिस्क्राइब करा हुआ है। अब समझना कि इस एक लाइन के पीछे कितना बड़ा लॉजिक है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि भैया जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो किस किस से रिलेटेड होगी? फिक्स असेट से एंड इन्वेस्टमेंट से। यहां पर मैं एक और चीज ऐड करा देता हूं भैया, एक चीज मिस है क्या यहां पर? हाँ, यहां पर अगर आपने ये उतार लिया है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसके आगे लिखेंगे देयर रिलेटेड इनकम्स लाइक इंटरेस्ट, रेंट। ये आप लिखो पहले। इसके दो तीन एग्जांपल लिखे हुए हैं, परचेज एंड सेल, परचेज सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीजें लिखी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है मैंने यहाँ पर इस चीज को किया, राइट। चलिए, अब मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि आपने CFIA का जितना भी ये पार्ट है वो उतार लिया होगा। अब मैं आप शुरू करता हूं, अपनी कहानी सुनो। भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको जो करना था आप कर चुके थे। बट मेरा आपसे मानना है कि आपने दो तीन चीजें वहां पर ऐसी करी होगी जो इन्वेस्टमेंट में आनी है, बट मैंने वहां पर उसका कोई जिक्र नहीं करा था। अगर आप कहोगे कि भैया आपने कोई जिक्र करा था वहां पे, नहीं, मैंने वहां पर कोई जिक्र नहीं करा था वहां पर। अब वहां पर समझना भैया, मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लीजिए आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हुआ है और आप फाइनेंसिंग कंपनी नहीं हो, आप नॉन फाइनेंसिंग एंटिटी हो इस ग्राफ के हिसाब से, तो भैया आपको कुछ करने के लिए बताता हूं मैं। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो फॉर श्योर वो माइनस करना है, बट आपको वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जोड़ना पड़ेगा। भैया, ये वाला ग्राफ तो मुझे अच्छे से याद है, मैं उतरवा चुका था। अब यहाँ पर सुनना, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर फाइनेंसिंग है तो भैया आपका वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अगर आप नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ध्यान से सुनना, पीसीसी लिमिटेड का मेन काम है बच्चों को पढ़ाना, सब्सक्रिप्शन फीस लेना, भैया बच्चों से जो भी वो कोर्स कराते हैं उसकी फीस लेना। लेट्स से मेरे पास ना कैश ज्यादा आ गया, मेरे पास कैश लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए आ चुका है। अब 1 करोड़ रुपए में मेरे को वर्किंग कैपिटल मान लीजिए 15-20 लाख रुपए चाहिए थी। तो मैंने क्या करा, अपने एडवाइजर से पूछकर, अपने एडवाइजर कंसल्टेंट से पूछकर 50 लाख रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में डलवा दिए। 50 लाख रुपए मैंने रियल एस्टेट बॉन्ड में डलवा दिए। उससे लेट से मेरे को हर साल 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट आने लग गया। अब उस इंटरेस्ट को पीसीसी लिमिटेड फॉर श्योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेगी, बिकॉज दैट इज अवर नॉन फाइनेंसिंग पार्ट। भैया हम अपना ना फाइनेंस, क्योंकि हमारा क्या है ना, हम नॉन फाइनेंसिंग कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। भैया हमारा काम फाइनेंसिंग का नहीं है। अब मान लीजिए सेम एसबीआई कंपनी ने, इंडिया बुल्स ने, कोई भी और कंपनी ले लीजिए, एचडीएफसी, इर्गो, कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, एक्सवाइजेड, इन्होंने क्या करा, सेम प्रोसेस करी। इन्होंने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करा और इनको इंटरेस्ट मिला। बेटा ये इनके लिए, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और ये क्या कहाँ जाएगी भैया? देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो ये इनकी ऑपरेटिंग बनेगी। क्योंकि भैया देखो, जो ये कंपनी होती है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका मेन काम ही क्या होता है? फाइनेंस में डील करना, पैसे देना, पैसे लेना, पैसे पे भैया इंटरेस्ट कमाना, किसी लैंड पे इंटरेस्ट कमाना। मतलब लैंड पे इंटरेस्ट कैसे भैया? मान लीजिए लैंड के कोई बॉन्ड्स बेचे हैं, कोई लैंड को कहीं गिरवी रखवा कर उस पे इंटरेस्ट, एक्स वाई जेड कोई भी काम है। आपको दो कैटेगरी याद रखनी कि अगर आप फाइनेंसिंग हो तो इंटरेस्ट लेना देना आपका ऑपरेटिंग होगा। अगर आप नॉन फाइनेंसिंग हो, लाइक पीसीसी लिमिटेड, लाइक वोडाफोन लिमिटेड, भैया मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एयरटेल एयरटेल लिमिटेड, जियो कंपनी मान लीजिए, आप एमआरएफ कंपनी मान लीजिए, आप सीए टायर की कंपनी ले लीजिए, आप महिंद्रा कंपनी ले लीजिए, आप ये जुब्लिकेंट फूड, ये जो आपका डोमिनोज है, इसकी कोई भी कंपनी ले लीजिए, ये नॉन फाइनेंसिंग एंटिटीज है। अगर ये कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है और बदले में इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इनका इन्वेस्टिंग पार्ट होगा। ये इनका क्या होगा? इन्वेस्टिंग पार्ट। भैया अगर आप एक लाइन में बोले हम बताने के लिए तो आप बता सकते हो? हाँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
वो कंपनी जिनका मेन धंधा फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, अगर वो इंटरेस्ट कमाती हैं, तो वो उसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट शो करेगी, एज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो करेगी। डन है मेरी बात? भैया हमें समझ आ गई आपकी बात। तो भैया इस ग्राफ में मैंने क्या बताने की कोशिश करी, अगर आप फाइनेंसिंग है तो आपका ऑपरेटिंग काम होगा, बट अगर आप नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो ये आपका इन्वेस्टिंग पार्ट होगा। सेम विद डिविडेंड रिसीव्ड, अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, फाइनेंसिंग कंपनी हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो तो भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा ना, कई बार मैं पहले वो वाला दिखा देता हूँ आपको। कई बार ऐसा होता था यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कई बार आपको क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या बोलेगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं, बट यहाँ पर बोलना शुरू कर देगा कि भैया यहाँ पर ना आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। क्या हुआ था? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था। और यहाँ पर बोलेगा इंटरेस्ट पे करा है आपने। इंटरेस्ट पेड, और भैया मैंने आपको बताया था ये आपको माइनस करना होता है। और ये मैंने बताया था ये आपको सॉरी, ये मैंने आपको क्या बताया था, ऐड बैक करना है, बिकॉज़ ये आपका क्या है भैया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप इसके लिए ऑपरेट नहीं करते। इंटरेस्ट पे करके आपका ऑपरेशन नहीं चलता है। आपको क्या करना होता है, इसको क्या करना होता है, ऐड बैक करना होता है। बट यही मैंने बोला, अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम में मैं इसको क्या करना पड़ता है, इसको लेस करना पड़ता है। आप समझना। ये हैश वाली बात बाद में करेंगे, उसको मैं बाद में लाऊँगा। इंटरेस्ट रिसीव को आपको क्या करना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भैया जितना अमाउंट आपने यहाँ पर माइनस करा हुआ है, लेट्स से 10,000, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,000 आपको शो करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 आपको शो करना पड़ेगा। मीन्स भैया हम ये मान लें कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग इंटरलिंक होता है। भैया सुनो, सीएफएस में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों इंटरलिंक होता है। आप ऑपरेटिंग सीख चुके हो अच्छे से, कोई डाउट नहीं है उसमें। आप इन्वेस्टिंग सीखोगे, आपको आधी क्लैरिटी और मिल जाएगी। आप जैसे फाइनेंसिंग सीखोगे ना, आप समझ जाओगे कि आप मज़े ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि जो चीज़ें आप ऑपरेटिंग में माइनस कर रहे हो ना बेवजह, जैसे डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, या आपने जो भी माइनस प्लस करा, या फाइनेंसिंग में या इन्वेस्टिंग में इसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर दिखाओगे। अभी आप सीखोगे, अभी सुनना मेरी बात को, मैं और क्लैरिटी दूँगा। भैया इंटरेस्ट रिसीव्ड लेट्स से आपने यहाँ 10,000 माइनस करा, ये आपको कहाँ क शो करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा। मान लीजिए रेंट रिसीव्ड हुआ था आपको, आपका काम नहीं था रेंट रिसीव करने का, रेंट रिसीव हुआ 2 लाख रुपए का आपकी बिल्डिंग पे, तो भैया यहाँ से आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे, बट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप उसको शो करोगे। भैया छोटी-मोटी इनकम के पीछे मैं नहीं भागता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया और शायद ये आपको पता होगा। ये मैं किस पे बात कर रहा था अभी तक? पेयर रिलेटेड इनकम्स यानी कि इंटरेस्ट या फिर रेंट, इस पे बात करी मैंने। भैया इस पे तो बात करो, सुनो। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पे मैं बहुत देर तक बात करने वाला हूँ, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बताइए? कुछ उतारना है? जी, जी, आपको उतारना है। मुझे बस शो करने दो। भैया मेरे कहने पे, प्लीज़ मेरे कहने पे आप इसको एज़ इट इज़, एफए का मतलब फिक्स एसेट है, आप इसको उतार लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप इसको जैसा लिखा हुआ है एज़ इट इज़ उतार लो। सारी चीज़ें समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं 2 से 3 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा, सारी चीज़ें क्लियर करा के चला जाऊँगा और मैं इन्वेस्टिंग को छोड़ भी दूँगा पीछे। तो प्लीज़ आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज़ करके इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, राइट? करिए इसको कॉपी। पॉज़ करके करिए, मैं केसेस बनाने लगा हूँ आप लोगों के साथ। चलिए, केस 1 केस 1 भैया लेट्स से, अब यहाँ पर फिक्स एसेट का मतलब मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुनना, 2022, 2021, 10 लाख, 12 लाख। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, आप क्या असम्पशन लगाओगे सीएफएस बनाते समय, ध्यान से सुनना। या आपने क्या करा, एक टी शेप अकाउंट बनाना है सबसे पहले, ठीक है? या मैं ना 11th को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि भैया कई बार क्या होता है कि सीधा ये आपको नेट वैल्यू दिखा रखी होती है। वरना एक अभी अगला केस मैं लूँगा, केस 3 या केस 4 में, जिसमें मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाऊँगा आपको और ये ग्रॉस वैल्यू पे होगा। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, मैं दोनों बातें सिखाऊँगा आपको। अगर आपने डेप्रिसिएशन में नहीं सीखा है, तो यहाँ सीख लेना प्लीज़, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है ना कि आप कर पाओ। चलिए, ये आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, ये आता है टू बीडी भैया, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस दैट इज़ 12 लाख। ये यहाँ आएगा बाय सीडी दैट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस दैट इज़ 10 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नेट वैल्यू दे रखी है, 12 लाख से वैल्यू 10 लाख हो गई। 12 लाख से वैल्यू 10 लाख हो गई, यहाँ पर बच्चे 2 असम्पशन लगाना शुरू कर देंगे कि भैया यहाँ पर पता है क्या लगा होगा? बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए लग चुका होगा। क्या लग चुका होगा? डेप्रिसिएशन
2 लाख रुपए लग चुका होगा और ये भैया यहाँ पर पूरा का पूरा इसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। वापस सुन लो, अगर ये नेट वैल्यू पे दे रखा है, तो इसका मतलब है आप डेप्रिसिएशन यहाँ मत लेना। आप यहाँ पर सीधा क्या मानोगे सीएफएस के क्वेश्चन करते समय, भैया रियल अकाउंट की बात मत करना कि भैया एक्चुअली में तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या मानोगे, बाय बैंक 2 लाख रुपए और आप इसको सेल मानोगे। ये छोटी-सी बात है। भैया क्वेश्चन ना इतना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के संग नहीं होता है जितना मैंने केस बनाया है। तो अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा है ना कि नहीं-नहीं डेप्रिसिएशन ही आना चाहिए या फिर भैया सेल करा है तो कोई लॉस या प्रॉफिट होना चाहिए, वो सारी बातें मैं अभी करूँगा, अभी आप रुको तो सही, अभी तो कहानी शुरू हुई है। केस 1 भैया ठीक है, हम आपकी बातों पे बिलीव करते हैं। केस 2 सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, मशीनरी 10 लाख, 12 लाख ये पूरे सेम है। मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख, रिटर्न ऑन वैल्यू of machinery is rupees 80,000. शो योर ट्रीटमेंट। भैया ऊपर वाला ही केस है पूरा का पूरा। आपको क्या करना है, भैया आप एकदम हम समझ गए कि नीच लेवल से करा रहे हो जी, एकदम नीच लेवल से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ना 11th में करके नहीं आए होंगे और उनको यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर 2 बीडी 12 लाख, सीडी 10 लाख। अब यहाँ ध्यान से सुनना, भैया मशीनरी कितने में बेची आपने, 1 लाख में, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक और यहाँ लिखोगे सेल कितने रुपए, 1 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनना, भैया 1 लाख की मशीनरी थी बेची आपने, थी कितने की वो मशीनरी, 80,000 की। मैं ये कह दूं कि 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आया है, मैं ये कह दूं कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट आया क्योंकि आपने 80,000 रुपए का माल किसी को 1 लाख में चिपका दिया तो आपका 20,000 का प्रॉफिट है। भैया बिल्कुल सही बात है, 20,000 का प्रॉफिट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्रॉफिट को आप शो करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 20,000 रुपए इधर। देखो लॉस होगा तो इधर, गेन आया तो इधर, ये क्योंकि भैया आपका क्रेडिट साइड जाएगा ना पीएनएल में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ये एंट्री समझ लो कि ऐसी एंट्री कर रहे हो, ठीक है। वैसे एक्चुअल में एंट्री पता है क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक अकाउंट 1 लाख से, मशीनरी 80,000 से, टू पीएनएल 20,000 रुपए से, ठीक है, ये लिखा आपने। अगर आप इस साइड को पूरा का पूरा ऐड करते हो तो ये आपको शो हो रही है 12,20,000 और ये आपको शो हो रही है 11 लाख। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये साइड 12-20, ये 11 लाख। अगर अभी भी इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो मैं मान लूँगा कि हाँ भैया ये डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन है मशीनरी का और डेप्रिसिएशन कितना मान लूँगा मैं? 1,20,000 मैं ये डेप्रिसिएशन मान लूँगा यहाँ के लिए। यहाँ के लिए मैं क्या मान लूँगा? 1,20 आपका डेप्रिसिएशन मान लूँगा और ये दोनों साइड मेरी टैली होगी 10 और 11, 12-20 ये टैली होगी, राइट? चलो भैया, आप कह रहे हो तो आपकी बात मानी। जी। केस 3 मशीनरी सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज़, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़। या रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए। चलो देखते हैं इस केस को कैसे करते हैं। सेम ऊपर वाला केस बनाऊँगा मैं पूरा। ये जो फॉर्मेट बनाया है उससे कुछ लिंक है क्या? हाँ, करूँगा ना अभी लिंक, सुनो ना। 2 बीडी 12 लाख, सीडी 10 लाख। अच्छा मुझे जल्दी से पहले ये बताओ, मशीनरी बेची कितने में? तो यहाँ पर आ गया बाय बैंक, मैं कहूँ 3 लाख रुपए, मैं कहूँ 3 लाख रुपए क्योंकि 3 लाख में बेची है मैंने मशीनरी। भैया मैं कहूँ कि मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो 2 लाख का हुआ है। मतलब भैया प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? भैया प्रॉफिट हुआ है। 3 लाख की एसेट मैंने, सॉरी 1 लाख की एसेट मैंने 3 लाख में बेची, तो भैया मेरा 2 लाख रुपए का क्या हो रहा है, गेन। फिर ये मेरा केस फिर बन नहीं पाएगा। मैं एक काम करूँ इसको, प्लीज़ अगर आपने ये कर ही लिया है, तो आप इसको कर लो 2,80,000। भैया मैं ज़्यादा गेन नहीं दिखाना चाहता, रीज़न उसके पीछे। भैया 3 लाख रुपए की मशीनरी बेची है मैंने, जिसकी रिटर्न ऑन वैल्यू या फिर कह सकते हैं बुक वैल्यू आज की डेट पे 280 थी, तो 20,000 का प्रॉफिट कमाया मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। भैया पिछले पिछले वाला ही मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है? अब बस ध्यान से सुनते जाना। भैया अगर आप ये वाली साइड अब ऐड करोगे तो ये 13 लाख आ रही है आपकी और अब ये वाली साइड कम आ रही है। अगर आप देखोगे तो ये कितनी आ रही है, 12-20 ही आ रही है और ये 13 लाख आ रही है। भैया इसका मतलब है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में आप डेप्थ नहीं दिखा सकते, तो यहाँ आपको दिखाना है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर और 80,000 रुपए की
हम मान लेंगे कि आपने परचेज़ करी है कोई और मशीनरी, 80,000 रुपए की आपने कोई मशीनरी खरीदी। मीन्स जब आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है और सेल की ट्रांज़ैक्शन बता रखी है, सेल की ट्रांज़ैक्शन बता रखी है, तो भैया क्रेडिट साइड डेब्ट शो करना। बट अगर क्रेडिट साइड कुछ नहीं बता सका, तो भैया आप सेल ही मान लेना पूरा का पूरा। बट अगर मान लो सेल बता रखी है एक प्रोपोर्शनेट की, तो दूसरा जो बचा हुआ बैलेंस फिगर है, वो आपको क्या मानना है? डेप्रिसिएशन। जैसे कि भैया केस 1 में आप देखो 10 से 12 की हो गई, सॉरी 12 से 10 की हो गई, तो 2 लाख की आपने सेल मान ली। बट इस वाले केस में आपको एक सेल बताई गई थी, तो बैलेंसिंग फिगर को आपने माना माना डेप्रिसिएशन। दूसरे वाले केस में आपको सारी चीजें बता दी थी, बट आपकी क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ गई कंपेयर टू डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर है, वो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि भैया वो हिडन परचेज मान लोगे आप लोग, और टू बैंक के नाम टू बैंक के नाम से। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि होने क्या-क्या वाला है। भैया अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वाली चीज़ आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ध्यान से देख लो, कैश एंड बैंक ट्रांज़ैक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब भैया ट्रांज़ैक्शन क्या होगी? या तो परचेज़ या सेल, और कैश में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैंक ट्रांज़ैक्शन में भैया परचेज़ कर रहे हो, तो यानी कि इनफ्लो नहीं आउटफ्लो है। भैया इनफ्लो है। भैया ये क्या है? आपका इनफ्लो है, तो भैया आप इसको एज़ अ पॉजिटिव आइटम, भैया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 लाख रुपए आप शो कर दोगे कि क्या लिखोगे भैया? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। अब दूसरा समझो यहाँ पर, भैया फॉर श्योर ये हम समझ गए हैं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, एज़ अ इनफ्लो जाएगा। भैया और कुछ होगा क्या? बच्चों ध्यान से देखो, आपको क्या ये 2 आइटम नहीं दिख रही है? क्या आपको ये ग्रीन पेन वाली आइटम नहीं दिख रही है? और ये दोनों आइटम कहाँ पर एडजस्ट होगी? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी। नॉन कैश एक्सपेंस की जगह जैसे ऐड हो जाएगी। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या हो जाएगी? ये ऐड हो जाएगी। और दूसरा, ये क्या है भैया? ये गेन है आपका। तो ये भी तो भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाके माइनस होगा। तो मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका एडजस्टमेंट होना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप इसको क्या करने वाले हो? प्लस, और इसको क्या करने वाले हो? माइनस। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है? आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप ये गेन दिखा रहे हो, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और आप सीएफओए बनाते समय इन दोनों को एडजस्ट करोगे। आइए लास्ट वाले में, भैया ये तो हमें पता चल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल रहे हो आप, ये पता चल गया हमें। भैया ये अब हमें पता चल गया आप ऑपरेटिंग में डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि भैया ये हमारा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर इधर आया होता तो भैया नॉन ऑपरेटिंग हमारा एक्सपेंस हो जाता है, लॉस हो जाता। अब यहाँ पर समझो, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट ये माइनस में जाएगा। क्योंकि भैया अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो आपका इनफ्लो नहीं आउटफ्लो है। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो भैया आपका इनफ्लो है, बट अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ योर आउटफ्लो। तो यहाँ आपको यहाँ देना पड़ेगा कि भैया परचेज़ ऑफ मशीनरी जितने से भी 80,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस में आएगा। परचेज़ ऑफ मशीनरी 80,000 रुपए, बस आपको इतना लिखना है। राइट? बातें समझ आ रही है कुछ-कुछ? भैया हाँ, चलो कुछ-कुछ क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। अब भैया आप ये समझाइए कि ये क्या भला है? सुनो, अब केस 4 में चलूँगा, उसमें मैं यही एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखोगे एज़ इट इज़, और जो मेरा केस रहेगा वो सेम रहेगा। तो बेटर पता है क्या है? मैं एक केस ही बना लेता हूँ, और उससे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। लास्ट केस होने वाला है, इसके बाद हम क्वेश्चन्स पे शिफ्ट हो जाएँगे कुछ और बातें करके, और कुछ मुझे बताना नहीं, और ये फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी खत्म। है पक्का? पक्का। चलिए, तो मेरे को 2 एग्ज़ाम्पल तो एटलीस्ट लेने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। 2022, 2021, 10 लाख, 12 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक ही बात है। चलो ऐसा कुछ दे दिया, भैया आपको ये दोनों अकाउंट दे रखे हैं, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना आपको बनाना कैसे है। भैया आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पहला आपको मशीनरी अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा कौन-सा बोला मैंने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। छोटे-छोटे बनेंगे आपको, एक बार आप इसका जस्ट देख लो, फिर आप उस फॉर्मेट को समझ लोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भैया बैलेंस कैसे डालोगे? सेम उसी तरीके से, टू बीडी, मेरे ख्याल से इसमें ये 10 लाख था, 12 से 10 हो रही थी ना, ये 12 लाख है आपका, सीडी 10 लाख। भैया यहाँ पर बीडी आपका कितना दे रखा है? तो बीडी आपको दे रखा है यहाँ पर 80,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमेशा और फॉर श्योर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहाँ पर सीडी दे रखा है आपको 1 लाख। अब यहाँ पर ध्यान से समझना।
ध्यान से समझना। ये डेप्रिसिएशन देखो कहाँ निकलता है वो देखने वाली बात होगी चलो। एक बात बताओ, मशीनरी आपने सोल्ड करी 2 लाख की, तो यहाँ मैं लिख दूँ बाय बैंक 2 लाख रुपए। यहाँ पर मैंने लिखा बाय बैंक 2 लाख रुपए। एक बात बताओ मुझे, भैया मेरे को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? भैया रिटन डाउन वैल्यू 180 की थी, मेरे को प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने 2 लाख की मशीनरी बेची है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा गेन हो गया कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। क्यों? भैया 180 की मशीनरी मैंने 2 लाख की बेची तो 20,000 का मेरा गेन ही। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये 12-20 हो रहा है और ये 12 लाख हो रहा है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा सेट ऑफ मार दूँ, इसको मैं पूरा का पूरा सेट ऑफ मार दूँ, तो ये साइड ज़्यादा आ रही है डेबिट साइड। तो भैया क्रेडिट साइड में फॉर श्योर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और कितना लिखूँगा मैं डेप्रिसिएशन? 20,000। ये 12-20 आ गया मेरा। अब इस 20,000 को कहीं ट्रांसफर करना है? हाँ, इस 20,000 को आपको इस अकाउंट में डालना है और इस अकाउंट में जैसे ही डालोगे तो मशीनरी अकाउंट से कितना आ गया ये आपका? 20,000। कितना बन गया ये आपका? 1,20। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो जाएगा आपका एज़ अ डेप्रिसिएशन इस साल का, यानी कि 40,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आपको अब समझना क्या है, मैं दोबारा से मैं इसे फॉर्मेट में बताऊँगा। यहाँ बस ये समझ लो कि ये क्या जाएगा, ये भैया डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, सॉरी, नॉन कैश एक्सपेंस में ये ऐड होने वाला है आपका। भैया और कुछ होगा क्या? हाँ, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है? भैया ये क्या जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका माइनस होने वाला है क्या? नॉन कैश इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से ये आपका होने वाला है। बाकी और कुछ नहीं होना, ये तीनों चीज़ें ऐसी रहेगी। अब यहाँ पर समझो ज़रा एक बार। एक बार बस अब आप ये अकाउंट समझो। देखो, अब सुन लेना जिनको समझ नहीं आया था वहाँ पर, अब यहाँ पर समझो। भैया पीडी और सीडी ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में अच्छे से देख के लिख। अगर क्वेश्चन ने कोई वो चीज़ बोली हुई है कि भैया देखो, मोस्टली केसेस में ना हमेशा क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि आपने सेल करी है। तो जैसे ही आप बैंक में सेल करोगे, आप यहाँ पर डाल दोगे जिस अमाउंट से सेल करा है। सेल करोगे तो कोई 2 ट्रांज़ैक्शन हो सकती है। भैया कौन-कौन सी? या तो ये ट्रांज़ैक्शन होगी या तो फिर ये ट्रांज़ैक्शन होगी। देखो, एक ही चीज़ बेचने पर प्रॉफिट और गेन नहीं आ सकता और खरीदने पे कोई प्रॉफिट गेन नहीं होता। खरीदने पे भैया आपको क्या है कि बस हमेशा आउटफ्लो होगा। बट बेचने में सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती है क्या? या तो गेन होगा या लॉस होगा। अगर गेन हो रहा है, इधर शो करना है, लॉस हो रहा है तो आपको इधर शो करना है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। भैया यहाँ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा है, ये आप लिख लो, मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2 चीज़ें हो गई। भैया एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस पकड़ लिया आप लोगों ने, क्लोजिंग बैलेंस पकड़ लिया, आपने बाय बैंक पकड़ लिया कि जितने का माल बेच रहे हो। अब सुनना, भैया डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अगर क्वेश्चन आपको बता देगा, तो अच्छी बात है। नहीं बताएगा, तो जैसे मैंने करा वैसे हो जाएगा। बट मैं आपसे कहूँ कि मोस्टली क्वेश्चन जो आप देखोगे उसमें डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपको क्वेश्चन बता देगा। जैसे यहाँ पर अभी मैंने जो केस 4 लिया है, इसमें मैंने नहीं बताया था आपको, बट यहाँ पर मैंने खुद निकाला है। नहीं बत देखो, आपको मैंने सारे सिचुएशन पता होनी चाहिए। आपको ना बेसिकली अकाउंट बनाना आना चाहिए कि भैया कैसे अकाउंट बनाएगा। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन क्या-क्या बोलेगा? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। सेल की बात करेगा, सेल पे आपको देखना है कि गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। गेन या लॉस जो भी होगा, डेप्रिसिएशन भी आपको पता चल जाएगा किस पे? ऑन सेल ऑफ मशीनरी में, यानी कि जो मशीनरी आपने बेची है ना, उस पे कितना डेप्थ लगा है वो यहाँ पर आ जाएगा। उस डेप्थ को आप यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर बैलेंस में पी&एल अकाउंट ही आने वाला है। भैया याद रखना, या तो ये वाला पर्पल होगा या ये वाला पर्पल होगा। भैया फिर ये क्या बला है? ये वो बला है जो आपकी बैलेंसिंग फिगर बताएगा। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते समय आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, तो डेबिट साइड में यानी कि आपने कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करी हुई है। डेबिट साइड में आपने कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करी हुई है और जैसे ही आप परचेज़ करोगे तो भैया आपको पता है कि क्या जाएगा, ये आईए में एज़ अ नेगेटिव आइटम जाने वाला है, क्योंकि ये आउटफ्लो है। ये प्लस होने वाला है एज़ अ इनफ्लो। भैया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ये ऐड बैक होगा। ये क्या होगा? ऐड बैक होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग, मैं कहूँ या फिर नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंस है। भैया ये जो लॉस हुआ है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है आपका। नॉन कैश कह लो, नॉन ऑपरेटिंग कह लो, ये ऐड बैक करोगे। बट अगर आपका गेन हो गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। नॉन कैश नहीं है, क्योंकि गेन हमेशा आपको कैश में रियलाइज़ होगा। 180 की मशीनरी 2 लाख में बेची है तो 20,000 का गेन आपको कैश में रियलाइज़ हुआ है। तो इसीलिए मैं इसे नॉन ऑपरेटिंग बोलूँगा, नॉन कैश नहीं। बट लॉस कभी भी ना पैसों में नहीं होता आपको, आपको इंडिविजुअली हो जाता है, बुक्स में हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, नॉन कैश एक्सपेंस आपको कह रहा हूँ। भैया ये डेब्ट कहाँ जाएगा आपको पता ही होना चाहिए। ये डेब्ट जाएगा इस अकाउंट में उठ के, और ये वाला जाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से, नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से। बाकी और कोई भी चीज़ आपकी नहीं जाने वाली। भैया ऐसी बात है, तो आइए काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन्स करते हैं और कुछ क्वेश्चन्स के हिसाब से हमें क्लैरिटी मिलना शुरू होगी, ठीक है? आइए, मैं सारे क्वेश्चन आपके संग ऑलमोस्ट डिस्कस करने की प्लानिंग से तो बैठा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है? मैं आपको कुछ और बताना भूल गया हूँ कि हाँ, देखो, इन्वेस्टमेंट पे भी ना सेम प्रोपोर्शनलिटी आपको ये लगाना है। इन्वेस्टमेंट में बट कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट में भी सेम अकाउंट बनाना है आपको। और भैया अगर आपकी
क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो परचेज़ करी होगी, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो सेल करी होगी, वो हम देख लेंगे क्वेश्चंस करके ही पता चलेगा जो-जो है। बट इसमें ना एक चीज़ याद रखना, अगर आपको पेटेंट्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, पेटेंट्स नो डाउट हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा आपका, इंटेंजिबल एसेट में। बट अगर आपके पेटेंट्स कम हो रहे हैं, तो भैया आप उनको सेल मत मानना। अगर आपके पेटेंट्स बिना कुछ बोले कम हो रहे हैं, तो आप उनको सेल मत मानना, क्योंकि पेटेंट्स को ना अक्सर राइट ऑफ करा जाता है, सेल नहीं करा जाता। पेटेंट्स को क्या करा जाता है? राइट ऑफ करा जाता है। जैसे कि भैया एसर ने मुझे ये बताया कि ये पेन कैसे बनाना है और ये प्रोजेक्ट मैंने 10 लाख रुपए का खरीदा था। बट आज उसकी वैल्यू मेरी नज़रों में 7 लाख हो गई है, क्यों? क्योंकि भैया अब ना और लोग भी बनाने लगे हैं इस पेन को और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेटेंट की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो भैया जो 3 लाख रुपए अमोर्टाइज़ हो के इसको क्या मान लूँगा मैं अमोर्टाइज़ेशन यानी कि राइट ऑफ कर दूँगा मैं कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि इसको मैं कहाँ पर एसपीएल में चार्ज करूँगा और कहीं चार्ज नहीं करूँगा। मतलब यहाँ पर प्रोसीड मत दिखा देना कि आपने इसको सेल करा है, सेल नहीं करा होगा हमने इसको, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। From the following information, calculate the amount of cash flow from investing activities. Acquired machinery 10 लाख रुपए की थी. Paying 10% immediately in cash and accepting a draft for the balance in favor of the vendor payable after 3 months. अब यहाँ पर ध्यान से एक बात समझना. आपने परचेज ऑफ मशीनरी तो कर ली है. आपने परचेज ऑफ मशीनरी तो कर ली है, बट यहाँ पर आप कहोगे ठीक है भैया परचेज ऑफ मशीनरी करिए तो ये आउटफ्लो है, तो भैया 10 लाख रुपए आप यहाँ पर आउटफ्लो में डाल दोगे। 10 लाख रुपए यहाँ पर आप आउटफ्लो में डाल दोगे। आपका आंसर बेहद गलत आने वाला है। क्यों? भैया आपने अपनी लाइन पढ़ो। कैश एंड बैंक ट्रांज़ैक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कैश और बैंक ट्रांज़ैक्शन 10 लाख की कहाँ हुई है? कह रहा है ना 10% दिया है, तो यानी कि 1 लाख रुपए आपने सिर्फ कैश और बैंक से कराया आपने, बाकी तो आपने करा ही नहीं करा है और बाकी आपने कैसे भी करा है वो हमें नहीं पता चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर परचेज़ ऑफ मशीनरी में सिर्फ आपको 1 लाख रुपए ही शो करना है एज़ अ आउटफ्लो। मतलब मेन फोकस आपका कैश पे है और यहाँ देख सकते हो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्यों आता है? ये मैं शायद लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। देखो, अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ रहा है तो आंसर होना चाहिए पॉजिटिव। बट अगर आंसर नेगेटिव है तो आप लिख दोगे कैश यूज्ड नॉट इन आउटफ्लो मत लिखना, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर बैलेंस आपका नेगेटिव है तो ये 2 बातें और याद रखनी है आपको, ठीक है? इसमें ना आपको बातें याद रखनी पड़ेगी, पढ़ के भी समझ नहीं आएगा। मैं इसमें सारे स्टेप्स लिखा दूँ और आपने क्वेश्चंस नहीं करे हो ना, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए अच्छे से समझो इन चीज़ों को, राइट? चलो हटा रहा हूँ मैं इसको तो। ओह! क्वेश्चन नंबर 23 मार्स लिमिटेड हैड प्लांट एंड मशीनरी व्होज़ रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि वैल्यू बता दी है 9,60,000 रुपए और भैया 22 में बता दिए 10,50 तो चलो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली बनाता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस 9,60,000 क्लोजिंग बैलेंस 10,50,000 Depreciation for the year was 35,000. In the beginning of the year, a part of the machinery was sold for 45,000, which has written down value 30,000 रुपए। पहले काम करते हैं, नीचे वाली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। कोई चीज बेची गई है, तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक 45,000। कितने का बेचा आपने? 45 का। जिसकी रिटेन डाउन वैल्यू कितनी थी? 30। तो मैं कहूँ कि 15,000 का प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 का आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। अब ये ट्रांजेक्शन तो पूरी हो गई, ये वाली पूरी हो गई आपकी, ठीक है? बट ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो भैया डेप भी तो बता दिया आपको। तो यहाँ पर आप बाय डेप कितना भैया? कितना 35,000 लिख सकते हो। 35,000 आप लिख सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये तीनों साइड आप ऐड करोगे तो ज़्यादा आ रही है। देखो, आप इसमें ऐड करो, मैं कैलसी ले चुका हूँ। 10,50,000 45,000 35,000 भैया 11,30 आ रहा है, 11,30,000 और 11,30,000 से जैसे आप 9,60,000 माइनस करोगे, जैसे आप 15,000 माइनस करोगे, तो भैया 1,55,000 की इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है कंपेयर टू डेबिट साइड तो भैया यहाँ पर टू बैंक करके परचेज़ दिखा देना। अच्छा बैंक ही करेंगे भैया? हाँ, बैंक ही करना तो 1,55 की आपने परचेज़ करी हुई है। अब ये 1,55 क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये चला जाएगा नेगेटिव आइटम क्योंकि ये आउटफ्लो है 1,55,000 और ये कितना चला जाएगा पॉजिटिव आइटम यानी कि 45,000 ये आपका प्रोसीड्स है। भैया बाकी कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। ये जाकर क्या होने वाला है भैया आपका प्लस और ये क्या होने वाला है माइनस। भैया दोनों को अगर एडजस्ट करोगे तो मेरे ख्याल से 1,10,000 आपका आंसर आ रहा है और वो भी यूज्ड क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है ना तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिंपल क्वेश्चन है। भैया ये तो हमें हमारे एग्जांपल से ही कवर हो चुका था तो ये यहाँ करवाने की जरूरत भी नहीं थी, राइट? ठीक है भैया, हटा रहा हूँ मैं इसको तो। आइए क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन को शायद मैं स्किप भी कर दूं। भैया देखो 5 लाख से आपकी वैल्यू 10 लाख की हो रही है, देखता हूं क्या हो रहा होगा। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट। आ जाओ जरा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी शुरू में? 2 BD 5 लाख, CD 10 लाख। अब सुनना कंफ्यूज हो जाओगे इसमें आप लोग, भैया क्यों?
देखो, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। भैया यहाँ 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हमने 10% प्रॉफिट पे बेची, मतलब 2.5%, 2.5 लाख कैसे निकाला मैंने, क्योंकि देखो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो भैया 5 लाख का अगर आप ढाई 5 लाख का अगर आप 50% निकालोगे तो वो आएगा आपका 2.5 लाख, और ऐड करने वाले हो आप इस पे 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, तो मैं कहूँ 25,000 रुपए प्रॉफिट आप ऐड करने वाले हो, तो आपने इसको 2,75,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया आपने? 275 पे। तो इधर लिख दूं बैंक के नाम से 275, भैया 2.5 लाख आएगा, अरे नहीं 275 आ जाएगा, क्योंकि गेन भी तो कैश में रियलाइज होगा। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 25,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया। अब एक बात समझो कि कितनी यहाँ पर अजीब चीजें दे रखी है। मशी यहाँ पर आपकी देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बट यहाँ पर सेल का पार्ट भी बता दिया। इन्वेस्टमेंट पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अमोर्टाइज़ होगी ना। अगर भैया इन्वेस्टमेंट तो आपकी क्या है, एक तरीके से भैया इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल ही है ना, टेंजिबल तो है नहीं। तो भैया सब सिंपल मैं कहूँ, इन्वेस्टमेंट को तो मैं यहाँ पर अमोर्टाइज़ भी नहीं करूँगा। रिटर्न डाउन वैल्यू पे जब आ जाएगी एकदम, मतलब कम हो जाएगी वैल्यू, जो हम कहाँ पढ़ते हैं बताओ ज़रा? भैया बढ़ाया था ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसकी वैल्यू को डाउन कर देंगे, फॉल करा देंगे। बट यहाँ पर अब देखो क्या होगा, 12,75,000 बैलेंस नहीं फिगर, और इधर 5,25। तो भैया अब जैसे ही आप 12,75,000 में से 5,25 को माइनस करोगे तो 7.5 लाख रुपए का यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और इसको भी क्या दिखाओगे कि भैया आपने इन्वेस्टमेंट और परचेज करी है इस साल। आपने क्या करी है? और इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। भैया प्लीज हमें बताइए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा? तो भैया 7.5 लाख तो जाएगा एज अ नेगेटिव आइटम, 7.5 लाख तो नेगेटिव जाएगा, और ये जाएगा एज़ अ पॉजिटिव आइटम, यानी कि 2,75,000, ये तो जाएगा पॉजिटिव आइटम। भैया और कुछ दे रखिए क्या इन्वेस्टमेंट? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपए। अब सुनना है, यहाँ पर सुन लेना, यहाँ कुछ नहीं होना। भैया आपको ना इंटरेस्ट मिला है 75,000, तो इनफ्लो ही होगा, इनफ्लो ही होगा, तो इसलिए इसको एज़ अ पॉजिटिव आइटम दिखाएँगे। भैया हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, और भैया कुछ करना है? हाँ, अभी आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग वाला ट्रांज़ैक्शन नहीं करा। एक बात बताओ, मेरे को ना एक जिज्ञासा हो रही है। बात बताओ, ये 75,000 को कहाँ शो करने वाले हो? ये शो कर तो दिया, और कहीं शो होगा? हाँ, भैया आप इसको सीएफओ है बनाते समय नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करोगे 75,000 रुपए। भैया नो डाउट ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो चुका होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम में ऐड हो चुका होगा। तो भैया इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ सिर्फ ऑपरेटिंग दिखाना है, तो वहाँ आप 75,000 माइनस करोगे और यहाँ ऐड बैक करोगे। समझ आ रही है बात? भैया बिल्कुल क्लियर क्लियर है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 15 9 लाख से 15 लाख हो गई। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ मैंने डाला बैलेंस 9 लाख, यहाँ मैं बैलेंस डाल रहा हूँ 15 लाख, राइट? बढ़ रही है वैल्यू, परचेज़ होगी। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बस 50,000 था। कितना था भैया? 50,000 बता दिया। अब ये 15, अच्छा कई बच्चे बोलेंगे कि भैया लैंड पे डेप्रिसिएशन, भैया लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बट बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन आ सकता है ना, तो ये बिल्डिंग का समझ लो। कंबाइन है, हम वैल्यू अलग कर ही नहीं सकते। हमने जब ली थी तो हमने साथ में ही लिया था। कहीं ऐसा मकान आप लेते हो ना जो भैया लैंड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और उसकी भी वैल्यू होती है मकान की, तो मान लीजिए वो मकान बहुत अच्छा बना था, तो उसकी वैल्यू थी, आपने कभी इन दोनों की वैल्यू सेपरेट करी ही नहीं। तो ये साथ में लिख देते हैं, 15-50, यहाँ हो गया 9। तो भैया मैं कहूँ कि 6,50,000, 6,50,000 रुपए यहाँ पर टू बैंक परचेज़ आएगी आपकी। परचेज़ आएगी आपकी, फॉर श्योर परचेज़ आएगी। भैया ये 50,000 कहाँ शो करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप ऐड करने वाले हो नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से, और इस 650 को क्या करोगे आप यहाँ पर माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि ये भैया परचेज़ करा है, आउटफ्लो है आपका। तो अब ध्यान ध्यान से देखो, ये मैं कहूँ 650 नेगेटिव, 7.5 लाख नेगेटिव, तो ये 14 लाख रुपए आ रहा है। 14 लाख में से 2,75,000 पॉजिटिव है आपका, और 75,000 पॉजिटिव है। तो भैया यहाँ पर आंसर आ रहा है 10,50,000 रुपए कैश यूज्ड, क्योंकि नेगेटिव आइटम ज्यादा है। कैश यूज्ड, नेगेटिव आइटम ज्यादा है। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड। भैया जिन्होंने मेरे वो आराम से वो 4 केसेस देखे होंगे ना, उनको यहाँ पर कोई हाई तौबा नहीं मच रही होगी। अदरवाइज़ जो 4 केसेस को स्किप कर रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ पर रट्टा लगा रहे हो, आप रट्टा लगा रहे हो यहाँ, राइट? भैया ठीक है, अगले क्वेश्चंस करते हैं। 24 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 मेरा मन है कराने का। 25 तो मेरा मन है कराने का, पर देख लूँ मैं प्लीज़, कि भैया आप देख लीजिए। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस और हैं, जो कराने हैं मेरे को इस क्लास में, इस सेशन में एटलीस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन-सा मैं कराने के लिए कह रहा था? हाँ, 25 यहाँ से दिख जाएगा आपको पूरा, ध्यान से देखना। From the following information calculate cash flow from investing activity, machinery, accumulated depreciation और पेटेंट। अब एक बात देखो, पेटेंट 3 से 2 के हो रहे हैं, कुछ करा होगा क्या? चलो पेटेंट अकाउंट ही बनाते हैं सबसे पहले। भैया 3 लाख से 2 लाख के हो रहे हैं। एडजस्टमेंट दे रखी है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 50,000 while a part of patents was sold at a profit of 40,000। पता नहीं क्या बोला, बट यहाँ पर एक बात बताऊं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से रिटर्न ऑफ करे हुए हैं हमने पेटेंट्स कितने 50,000। चलिए अच्छी बात है। भैया यहाँ पर कह रहा है कि भैया पेटेंट्स को हमने बेचा है 40,000 के प्रॉफिट पे। हमने क्या करा है, पेटेंट को बेचा है 40,000 के प्रॉफिट में। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 आ जाना चाहिए पहले। यहाँ पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 आ जाना चाहिए ना। तो यहाँ 340 ऐड करोगे और यहाँ 250 है। तो मैं कहूँ कि 90,000 रुपए का हमने पेटेंट बेचा है कोई। यहाँ पर हमने 90,000 का कोई पेटेंट बेच दिया होगा। सुनना, क्वेश्चन में जब तक ये मेंशन ना हो कि पेटेंट बेचा है, आप असम्पशन नहीं लगाओगे। आप क्या सोचोगे, राइट ऑफ ही करा हुआ है। भैया 3 से 2 के हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कहता कुछ भी तो मैं मान लेता 1 लाख के पेटेंट्स मैंने राइट ऑफ कर दिए हैं। बट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि 50,000 के राइट ऑफ करे हैं। बाकी जितने भी बचे हुए पेटेंट्स थे, कितने के बचे होंगे 50,000 के, वो हमने 40,000 प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो मैं कहूँ कि 90,000 पे बेचे होंगे। तो ये 90,000 तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भैया पॉजिटिव जाएगा। ये 40,000 रुपए आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस में जाने वाला है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। भैया और कुछ होने वाला है? हाँ, ये 50,000 को भी आप एडजस्ट करोगे, आप मुझे बताओगे कहाँ करोगे? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप बताओगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ क्लास में। मैं बता चुका हूँ कि आप इसको कहाँ से राइट ऑफ करोगे, अब वो आपके ऊपर है। मैं छोड़ रहा हूँ इसको, राइट? भैया छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज़ सोल्ड फॉर 50,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन समझना ध्यान से। देखो मशीनरी और दोनों अकाउंट आपको साथ में बनाने पड़ेंगे। जी भैया, दोनों अकाउंट साथ में बनाते हैं, चलिए। मैं रफली बना रहा हूँ, आपको बनाना है, अब फेयरली बनाना, मतलब फेयर में बना लेना, ठीक है? 950 इसका ओपनिंग बैलेंस है, 10 लाख इसका क्लोजिंग बैलेंस है, राइट? भैया डेप्रिसिएशन की बात करें तो 110 ओपनिंग और ऑब्वियसली रेट ज्यादा ही होगा तो ये 1.5 लाख, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग 90,000 की थी, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 का था, 50,000 में बिक गई। अब अगर मैं पूछूं इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 90,000 थी, डेप्रिसिएशन 60,000 था, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई बेटा? 30,000। 30,000 बेची कितने में भैया आपने? बेची है 50,000 में। तो मैं कहूँ यहाँ पर बैंक 50,000 पहले मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 के प्रॉफिट पे बेची है। 30,000 की मशीनरी पास में 50 में बिक रही है तो 20,000 के प्रॉफिट में बेची है। चलिए भैया एक और चीज कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर आप दिखाना चाहो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 का है जो मशीनरी बिकी थी। क्या मैंने यहाँ पर डेप 60,000 लिख के सही करा? बिल्कुल सही करा। क्यों भैया? क्योंकि मैंने वहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीनरी ऐसा कुछ लिखवाया हुआ है, ऑन सेल मशीनरी वो यहाँ पर आएगा और इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? इधर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मशीनरी कितना 60 भैया 210 हो रहा है और इधर 110 हो रहा है। तो मैं कहूँ 1 लाख रुपए तो आप डालने वाले हो डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ से तो ये अकाउंट खत्म कर रहा हूँ मैं। भैया इसमें क्या-क्या आएगा? देखो ये अकाउंट अब ऑटोमैटिकली टैली हो गया होगा। ये कितना आ रहा है? 970 और ये ज़्यादा आ रहा है। टैली नहीं हुआ? नहीं हुआ टैली तो क्या करोगे भैया? क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है देखो। ये क्रेडिट साइड आ रही है 11,10,000 11,10,000 क्योंकि देखो ये 60 ये 50 एक 10 ऐड करूँगा तो 11,10,000 तो भैया 11,10,000 में से मैं कहूँ 11,10,000 में से अगर आप 9,70,000 हटा लो, तो 40,000 का आपने यहाँ पर कुछ परचेज़ भी करा होगा। आपने 40,000 का यहाँ पर कुछ परचेज़ भी करा होगा, यहाँ पर बैंक के नाम से आप कुछ परचेज़ दिखा दोगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं मशीनरी की ही बात करूँ, तो भैया 40,000 का मैंने कुछ परचेज़ करा है, नेगेटिव। भैया मैंने कुछ सेल भी करा है, सेल कितने में करा है मैंने? 50,000 में, ये पॉज़िटिव रहने वाला है, ये मशीनरी की बात थी। पेटेंट की बात करें, तो भैया पेटेंट हमने 90,000 में, पूरे के पूरे 90,000 में क्या करा है हमने? खरीदा है। और कुछ भी है क्या भैया यहाँ पर? और कुछ तो नहीं है। Patents was sold at a profit of 40,000 मशीनरी कॉस्टिंग अच्छा नहीं यहाँ 50,000 किसने लिखा है भैया? यहाँ 50 नहीं आएगा। अच्छा मैंने गलती कर दी। पेटेंट में मैंने 90,000 लिखे बिल्कुल सही लिखा कि सेल कर रहे हैं हम लोग। मशीनरी कितने की बिकी? मशीनरी 50 की तो बिकी है। मशीनरी 50 की बिकी है। और क्वेश्चन में क्या हो रहा है ज़रा देखने दो। निल बैलेंस आ रहा है। 1 मिनट इसमें हमने ना जल्दबाजी में तो कोई गलती कर दी है। मेरे को एक बार चेक करने दो। पेटेंट्स ये रहे। उल्टा करा हुआ है बेटा पेटेंट्स में ना शायद। पेटेंट्स में उल्टा नहीं पेटेंट्स सही करा हुआ है। 3 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग 2 लाख। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेटेंट्स पे रिटर्न ऑफ 50,000 के हमने राइट ऑफ कर दिए यहाँ पर। व्हाइल अ पार्ट ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 तो 40,000 मैंने यहाँ लिख लिया 340 हो रहा है। 340 में से मैंने यहाँ 250 माइनस कर 250 ही माइनस करे मैंने, तो यहाँ 90,000 ही आ रहा है। 1 मिनट 340 में से मैंने यहाँ पर 250 माइनस करे तो यहाँ 90,000 ही आ रहा है। पेटेंट तो आपका 90,000 आ रहा है फॉर श्योर, पेटेंट सही है। इसको देख लेते हैं एक बार। मशीनरी कितने की है आपकी? 950 और 10 लाख की है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया ये कितने की है? 1, 10 और 1.5 लाख की है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000
विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। तो 50,000 की हमने मशीनरी दिखा दी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया हमने, 60,000 रुपए। ठीक है भैया। रिटन ऑन वैल्यू थी उसकी 30,000 रुपए, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करेंगे 30, तो 50 में बिकी है, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आपको बोल रखा है 10 लाख। तो भैया गलती कहाँ हो रही है, 10,60,000, 50,000, 11,10,000, और 11,10,000 में से मैं 950 माइनस करता हूँ इसके, 20,000 माइनस करता हूँ इसके। सही आ रही है, मैंने यहाँ पर 40 क्यों लिख दिया है? यहाँ 40,000 नहीं आएगा बेटा, यहाँ मैंने गलती करी है। भैया देखो, आप इसको ऐड करोगे तो 11,10,000 आएगा। 11,10 में से अगर 970 माइनस कर रहे हैं तो सही तो आ रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ यार खुद ही। 11 लाख 11,10,000 माइनस 970, एक 30 आ रहा है ये। सही है, गलती हम ही ने करी हुई है। यहाँ एक 30 आ रहा है, ये 1,30,000 आ रहा है। देखिए सुनो, आप यहाँ पर ऐड करोगे, ये 11,10 आ रहा है, 11,10,000। 11,10,000 में से आप 970 जैसे ही माइनस करोगे, तो आप लगा लो ना, 11,10,000 माइनस कर रहे हो 9,70,000, तो ये आ रहा है आपका 1,30। ये 1,30 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये मशीनरी जो आपने करी है, ये 40 की नहीं है। ये कितने की दिखाओगे आप लोग? 1,30 की बेची है आपने। और भैया यहाँ पर ये खरीदी कितने की थी मशीनरी? अच्छा, अच्छा 40 आएगा क्या? 9, 10, 14, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने दिमाग को, राइट? ये क्यों कर रहे हो फिर, है ना? एक 40 ही आ रहा है, सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग सच में पता नहीं कहाँ है। भैया ये एक 40 आ रहा है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये एक 40 आ रहा है और हमारा बैलेंस नहीं ला रहा है। भैया प्लीज़ क्लियर कर दो, आपने बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया। सॉरी, सॉरी, सॉरी। भैया बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हो कभी-कभी, सॉरी। मैं पता है क्या हुआ कि मैं कहीं और चला गया ख़्यालों में, सॉरी। भैया किसके ख़्यालों में? किसी और के नहीं, क्वेश्चन्स के ख़्यालों में। आओ बैक टू द पॉइंट। भैया सुनो, पेटेंट अकाउंट हमने बिल्कुल सही बनाया था। मशीनरी अकाउंट में मैंने कैलकुलेशन में कैलसी होते हुए भी गलती कर दी। सॉरी फॉर दैट पचकानी मिस्टेक। भैया मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सही पोस्ट करी हुई है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 11,10, ये कितना आ रहा है? 11,10,000। 11,10,000 में से आप जैसे ही 970 माइनस करोगे, तो भैया 40 तो अपने को साफ दिख रहा है और एक 40 ही आना है। तो ये एक 40 मैंने यहाँ नेगेटिव बैलेंस लिखा क्योंकि ये आउटफ्लो है। भैया 50,000 मैंने इनफ्लो में लिखा क्योंकि 50,000 में हमने मशीनरी, 50,000 हमने यहाँ यस इनफ्लो लिखा क्योंकि हमने मशीनरी बेची थी, और 90,000 रुपए मैंने क्या लिखे हैं? आउटफ्लो में लिखे हैं। इनफ्लो में लिखे हैं, क्यों? क्योंकि 90,000 रुपए के भी हमने पेटेंट्स बेचे थे, तो 90-50 आपका 140 हो जाएगा, 140 पॉजिटिव, 140 नेगेटिव, आपका बैलेंस यहाँ पर नील आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 25 मैंने करवा दिया आपको, राइट? इसमें कोई गलती नहीं करी थी हमने, कैलकुलेशन एरर कर रहे थे हम लोग बस, वो मैंने आपको रेक्टिफाई करवा दी। तो ये जो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 26 आप खुद कर सकते हो क्योंकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। क्वेश्चन जो आपको देखना चाहिए अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप। लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज की क्लास का, मैं या फिर और देखूँ और कोई करा सकता हूँ मैं? नहीं, बाकी और क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखे, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो, और अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ना, तो आपको कहीं भी तकलीफ भी नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे रखा है 452। मैं आपको जल्दी से क्वांटिफाई करा के देता हूँ इसमें। देखो, मशीनरी 650 की आपने परचेज करी है, 2 लाख की सोल्ड करी है। भैया नीचे कुछ आप देख लो, एडजस्टमेंट है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर कुछ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड, ये इसमें नहीं आएगा शायद, ये इसमें नहीं आने वाला। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये इसमें आएगा। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये इसमें नहीं आएगा। अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस वाज लेट आउट फॉर द कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव्ड 50,000 ड्यूरिंग द, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। चलो अब एक बात देखते हैं, मशीनरी बताओ। तो भैया देखो, 2 लाख रुपए आपका पॉजिटिव और 6 20 आपका नेगेटिव। भैया इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी है? 80,000 रुपए की आपने सोल्ड कर दिए, तो भैया ये पॉजिटिव, और 240 के आपने खरीदी है, तो ये नेगेटिव। ऐसा करते हैं हम लोग। भैया गुडविल क्या हो रही है? भैया यहाँ पर परचेज करी है आपने। अब एक बात बताओ, परचेज ऑफ गुडविल इसी में आएगा? परचेज ऑफ गुडविल इसी में आएगा? हाँ। भैया आपकी मैंने बोला ना, सारी फिक्स एसेट्स आनी है, तो वो टेंजिबल और इंटेंजिबल इसी में आएगी। तो 1 लाख रुपए की आपने गुडविल खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपकी। भैया 150 के आपने पेटेंट सोल्ड करे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो क्या आनी चाहिए आपकी? अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव बैलेंस आ गया। जरा इसको करके देख लो। तो 2 लाख माइनस करोगे आप लोग 620, प्लस करोगे आप 80,000, माइनस करोगे आप 240, माइनस करोगे आप लोग 1 लाख, और भैया क्या करना है? प्लस करना है आपको 1.5 लाख। क्या ये आ रहा है आपका? 5,30,000।
नेगेटिव बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड करा भैया आपने इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि कितना 8,000 रुपए ऐड करोगे भैया, रिसीव करा आपने। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स आपने करा हुआ है 20,000 रुपए, भैया ये भी आप ऐड करोगे। चलो अब इसको भी जल्दी से ऐड करते हैं, तो मैं कहूँ कि 28,000 रुपए आप ऐड करने वाले हो, तो ये आपका 5,02,000 रुपए आ रहा है। 5,02,000 रुपए, ये स्टिल नेगेटिव बैलेंस है, कैश यूज्ड आ रहा है। आप लास्ट वाली देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फंड, आपने परचेज करा लैंड, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करा था, वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव कर रहे हो 50,000 रुपए उस लैंड पे, सही है ना? आपकी अच्छी चीज़ है, तो भैया 50,000 रुपए आप यहाँ पर क्या दिखाओगे, एज़ अ इन्फ्लो दिखाओगे। मैंने क्या बोला था, रेंट रिसीव्ड भी तो आपका यहीं आएगा ना, तो 50,000 रुपए ये आपका एज़ अ इन्फ्लो आएगा। बट हाँ, ये वहाँ पर माइनस कर लेना, कहाँ पर? सीएफओए में, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग के हिसाब से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऐड होगा। तो इसको जैसे ही आप ऐड करोगे, आपका आंसर आ रहा है 4,52,000। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने करा दिया, और कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बस इतना सा आप इसको कर लेना है, राइट? चलिए एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब किसी क्वेश्चन में आप लोग अटकोगे। ये दोनों क्वेश्चन में कंबाइन दे रखा है, आपको करना है ये। आपको करना है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में आपको ये ज़रूर बताया है कि सीएफओए में क्या होगा। भैया इसका और इसका इंटरलिंक मैंने दोनों का कराया है, ठीक है? भैया नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, जो आप इसके बाद ही देखोगे। बट आप ना पहले ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को क्लियर करो। इन्वेस्टिंग को अगर मैं सिर्फ थोड़ी-सी लाइन में समराइज़ करूँ ना, तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए आपका फिक्स एसेट्स पे। भैया फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आना चाहिए। इन दोनों से रिलेटेड इनकम, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम हमेशा होती है तो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। फिक्स एसेट से अगर कोई इनकम आ सकती है तो वो हो सकती है रेंट, हो सकती है रेंट, बस और कुछ नहीं हो सकता उसमें। भैया इस इनकम को जब आप ऑपरेटिंग से माइनस करोगे, इन्वेस्टिंग में ऐड बैक करोगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखोगे कि सारी चीज़ें कैश में हो रही है। अगर आपने कोई चीज़ उधारी में खरीदी है, कोई लैंड, कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा भी आपने पे नहीं करा है, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।